नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी सुचारू पूर्वक चल रही होगी। तो हम लोग भूगोल को हम लोगों ने शुरू किया था और भूगोल में अक्षांश और देशांतर के बाद हम लोगों ने कल के वीडियो में भारत के भूगोल को प्रारंभ किया था और भारत के भूगोल में ही हम लोग सामान्य परिचय की ओर बढ़े थे, यानी कि भारत के परिचय की ओर हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अल्फ्रेड के जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से महाद्वीपों का जन्म हुआ और उसके माध्यम से अफ्रीका से टूट करके किस तरीके से भारत की उत्पत्ति हुई। फिर हमने कल भारत का नामकरण भी किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कल कि आर्यों के द्वारा इसका नामकरण आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा गया, जो हिमालय से लेके विंध्य या नर्मदा तक के क्षेत्र को वो लोग आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहते थे। तो वहीं ऋग्वैदिक काल में 5 शक्तिशाली जन थे, जिनमें भरत जन था, भरत कबीला था, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर आगे पुराणों में वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध काल में इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। फिर आगे चलकर हमारे यहाँ रोमवासी आए या यूनानी आए, तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा, इसके आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा। फिर उसके पश्चात हमारे यहाँ ईरानी या पारसी आए, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, तो इस आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान बढ़ा। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक की अपनी कहानी समेट ली थी। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग भारत के थोड़े भौतिक स्वरूप को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देखते हैं, उसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं पहली बात कि भारत एक एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का देश है, और एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति वो दक्षिण मध्य में है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके उत्तर पश्चिम में सुलेमान और हिंदकुश जैसे पर्वत है। वहीं पर यदि हम इसके दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ देश है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। वहीं पर यदि हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई के क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से लेकर और दक्षिण तक लंबाई है भारत की, वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। कितनी है, 3,214 किलोमीटर। मैं यहां लिख दे रहा हूं 3,214 किलोमीटर ये लंबाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद यदि हम चौड़ाई की बात करें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की यदि हम बात करें, तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर की वो क्या है, वो हमारी चौड़ाई है इस भारत देश की। वहीं पे पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई है। वहीं पे यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो भारत का कुल क्षेत्रफल वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। 32,87,263
किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। इसमें लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई भारत की 2933 किलोमीटर है। वहीं यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए या क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व में भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर आता है। भारत जो है वो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यदि हम बात करें कि भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं, भारत से बड़े जो है 6 देश कौन से हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं। इसको देख लेते हैं जरा कि भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं क्षेत्रफल में। या ये भी एक फैक्ट है कि भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% धारित करता है। अर्थात या हम ये कहें कि 2.4% जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास है। 2.4% जो है भारत के पास है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। और यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि भारत से बड़े कितने देश हैं तो उस क्रम में हम देखते हैं, चाहो तो आप ट्रिक के माध्यम से भी लर्न कर सकते हो इसको और चाहो तो आप मैप के माध्यम से भी लर्न कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीकों से आपको बता दे रहा हूं, जो आपको अच्छा लगता है उसे आप फॉलो कर लें। जैसे एक तो है RCC UBA। इसका मतलब R का मतलब रूस से है, रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये तो आपका एक ट्रिक के माध्यम से हो गया कि रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में यदि हम नंबरिंग करके देखते हैं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी कि विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो रूस का है, उसके बाद में कनाडा का है, उसके बाद चाइना का है, उसके बाद USA का है, उसके बाद ब्राजील का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, यानी कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और उसके बाद में नंबर 7 पे आता है कौन? हमारा भारत, इंडिया। यानी कि हम क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखें तो हमारा देश विश्व में 7वें स्थान पर आता है। वहीं पे यदि हमने अभी आपको बताया था कि एक तो इसे जो है इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा जो है हम इसको दूसरी तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मैप के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो ये है हमारा रशिया, ये है हमारा कनाडा, ये है हमारा चाइना, रशिया, कनाडा, चाइना, फिर उसके बाद में आता है USA, फिर उसके बाद में आता है ब्राजील, फिर हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद हम यहां कहीं पे आ जाते हैं इंडिया। यानी कि रशिया से हम चले तो कनाडा की ओर गए, रशिया से हम चले तो कनाडा की ओर गए, फिर उसके बाद कनाडा से हम चले चाइना की ओर गए और चाइना से हम चले फिर से हम USA के पास आए और USA से हम जो है वो ब्राजील के पास आए और ब्राजील से हम जो है ऑस्ट्रेलिया के पास गए और ऑस्ट्रेलिया से हम जो है इंडिया के पास गए। तो इस तरीके से भी आप जो है भारत से बड़े 6 देशों को आप जो है लर्न
कर सकते हैं। तो ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना अभी मैंने बताया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल जो है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। यानी यदि हम देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, विश्व का 2.4% जो है क्षेत्रफल धारित करता है। वहीं यदि हम आगे बात करें जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और संपूर्ण विश्व की जो है 17.5% या 17.5% जनसंख्या को धारित करता है। या हम ये कहें कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग 17.5% जो भाग है वो जो है भारत में निवास करता है। इसके बाद में हम और आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत का थोड़ा सा हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। सीधा नहीं हो रहा है। तो देखो हमने आपको जो है उस दिन जो है एक 12 नंबर का डिजिट जो है लर्न कराया था अक्षांश और देशांतर। जब हम पढ़ा रहे थे अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 84, 376, 687, 97, 25 ये जो है हमने आपसे कहा था ये लोग जो है ये नंबर जो है आप इसको लर्न कर लें। और इसी में जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निहित है। कैसे? इसको हम यहां पे देखेंगे, इस नंबर को यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे देखते हैं। जैसे हम 84 को यदि हम उठाते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पे यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें यानी कि 376 का अर्थ क्या हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 687 की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिमी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और जो है कुल विश्व के कितने क्षेत्रफल को ये धारित करता है। और साथ ही साथ जो है ये भी बात है कि भारत में जो है पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, भारत की पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है चौड़ाई कितनी है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीजों को देख लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर हम ये देखते हैं कि भारत का अच्छा एक बात और भी समझ लें आप कि ये जो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांशीय विस्तार है ये मुख्य भूमि का है, ना कि द्वीपों समेत। अभी द्वीपों समेत मैं बताता हूं कितना है। यहां पे देख लेते हैं ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट का जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार ये मुख्य भूमि का है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? केप कमोरिन या कन्याकुमारी, केप कमोरिन
या कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी। लेकिन भारत का जो द्वीपों समेत जो विस्तार है वो है यहां पे, ये देख रहे हो, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बने हुए हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यहां कहीं पर जो है ग्रेट निकोबार स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? ग्रेट निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित है। एक सेकेंड, यहां कहीं पे जो है ग्रेट निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित है। और इसकी जो सिचुएशन है ग्रेट निकोबार की, वो है 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार स्थित है। और यहीं पर स्थित है क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कहां पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं पे यदि हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, यदि हम बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहां पे है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहां पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल। यानी कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में स्थित इंदिरा कॉल है। वहीं पर यदि हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें जो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर है, ये कौन सा है? गौरा मोती या गुहार मोती, गौरा मोती या गुहार मोती, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। वहीं भारत के यदि हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। जिसका नाम है किबुथु। 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। और ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पे है? ये कहां पे है? गौरा मोती या गुहार मोती, ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। और सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कहां पे है? लद्दाख में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है? इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ये ग्रेट निकोबार में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को, सबसे दक्षिणतम बिंदु को, सबसे पश्चिमी बिंदु को और सबसे पूर्वी बिंदु को देख लिया है। यानी कि द्वीपों समेत यदि हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? द्वीपों समेत 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा द्वीपों समेत। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना आप कि जो अक्षांशीय विस्तार है उसको आप जो है जब ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो ये उत्तरी और दक्षिणी में ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उत्तरी और दक्षिणी में ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना होइएगा और सीधे सीधे एक ही बात है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का विस्तार है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि देखते हैं कि
कर्क रेखा, कर्क रेखा की यदि हम बात करें, कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो देखते हैं कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि 23.5 डिग्री पर हमने आपको बताया था अक्षांश और देशांतर वाले अध्याय में, हमने आपको बताया था कि पूरा चला गया, हमने आपको जो है बताया था कि 23.5 डिग्री पर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारी कर्क रेखा स्थित है। अक्षांश और देशांतर वाला जो है वीडियो आप जाकर के देखें, वहां पे आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसका यूज क्या है। ये जो है उस चैप्टर को पहले प्रारंभ करने का मेरा उद्देश्य ही यही था, जिससे कि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और सर यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले आप उसको देख के आए, फिर जो है उसके बाद में आप इसको समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 23.5 डिग्री पर जो है ये कर्क वृत्त स्थित है। इसका नाम है क्या? कर्क वृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क वृत्त स्थित है। तो हम ये देखते हैं कि यह कर्क वृत्त जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। यानी कि हम ये बात करें तो ये कर्क वृत्त जो है, पहली बात, ये कर्क वृत्त जो है ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। इसके दक्षिणी भाग को हम लोग जो है उष्ण कटिबंधीय भाग कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम लोग जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वहीं पर यदि हम इसकी बात करें कि यह जो कर्क वृत्त जो हमने बनाया है ये 23.5 डिग्री वाला, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जाता है? तो ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर के जाता है। कितने राज्यों से होकर के जाता है? 8 राज्यों से होकर के जाता है। तो इसमें ये कौन कौन से राज्य हैं? आपका एक तो है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस प्रकार से ये राज्य हैं, 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क वृत्त गुजरता है भारत के। और कर्क वृत्त जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। इसके दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंधीय या फिर जो है ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वहीं पे यदि हम बात करें इसके उत्तरी भाग को जो है उपोष्ण कटिबंधीय या फिर जो है सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वहीं यदि हम देखें कि ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य जो हैं ये आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। इन 8 राज्यों पर जो है हमारी कर्क वृत्त जो है गुजरती है। एक बात और, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है कौन से राज्य में है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। यानी कि एमपी में जो है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। वहीं पर जो है हम और एक रेखा की बात करते हैं। हम आपको जो है जब अक्षांश और देशांतर वाला अध्याय पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है एक चीज जो है हमने आपको बताया था कि जब भारत का भूगोल शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये भारत की यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। भारत की मानक समय रेखा या यामोत्तर रेखा यह जो है कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। और यह जो है ये रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यह रेखा जो है भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा या मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से ये राज्य हैं? एक तो है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी ये कहां से गुजरती है? इलाहाबाद में नैनी से होकर के गुजरती है ये रेखा। मिर्जापुर में एक जगह है, इलाहाबाद में मिर्जापुर में नैनीपुर, नैनी एक जगह है, वहां से ये जो है यहां से जो है रेखा ये गुजरती है। उसके बाद में यूपी के बाद ये एमपी में, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है या मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है। और इसके समय को जो इस समय जो 82.5 डिग्री पर समय होता है वही जो है पूरे भारत का समय माना जाता है। इससे पहले वाले अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत का समय यानी कि पश्चिमी भारत का समय जो है, पश्चिमी भारत का समय यानी कि गुजरात का समय जो है वो अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा किस तरीके से पीछे है, या अरुणाचल प्रदेश का समय जो है वो गुजरात के समय से 2 घंटा किस तरीके से आगे है। ये जो है सारी बातें हम लोग कर चुके हैं अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में, वो आप जरूर देखें। उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बात और, एक फैक्ट और छूट गया है। ये प्रश्न आता है कि कौन सी राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो ठीक है, ये सारे अच्छा ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इस तरीके से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, तो आंसर होता है 2। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इन 8 राज्यों को छोड़ करके यदि कोई भी राज्य आता है तो वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वहीं पे यदि हम बात करें कि 82.5 डिग्री की यामोत्तर रेखा जो है, 82.5 डिग्री की यामोत्तर रेखा जो है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये 5 राज्यों को छोड़ करके कोई भी राज्य आता है तो वहां से वो रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो कितने डिग्री की मानी जाती है? 82.5 डिग्री की मानी जाती है। और ये 82.5 डिग्री ही क्यों माना था, इसके सारे रीजन जो है मैंने आपको बता दिए हैं अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, तो ठीक है, यहीं पर जो है आज हम इस अध्याय का अंत करते हैं। तो ये आपका आज जो है, कल भी मैंने जो है भारत के सामान्य परिचय को ही कराया था, और आज मैंने जो है भारत के सामान्य परिचय से जो है परिचित आपको करा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको जो है सिलेबस में आपको दिखाया है कि इसके बाद में एक चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा भारत की सीमाएं, यानी कि फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, को हम लोग जो है कल देखेंगे। आज जो है आप इतना पढ़ें, इतना समझें, और मैंने आपको बता दिया है, आप विश्वास बनाए रखें, आपका कोई भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, इतना मेरा ऐसा मानना है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना समझते हैं इस चीजों को। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं पे इस वीडियो को अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इसको जो है आगे आप लोगों से कहना ही क्या है, आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं रोज मेरे कहने की आदत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप इसको मेरी बात को जो है आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।